नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आप भी अगर अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने की योजना बना रहे हैं तो निवेश के लिए म्यूचुअल फंड का विकल्प चुन सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे और कौन से म्यूचुअल फंड आपके बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर रह सकते हैं। आज हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए दो खास एक्सपर्ट्स हैं, उनका परिचय करा देते हैं। ऋषिकेश पालवे डायरेक्टर हैं आनंद राठी वेल्थ और क्षितिज महाजन सीईओ कंप्लीट सर्कल वेल्थ। ऋषिकेश और क्षितिज दोनों का बहुत स्वागत है मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। और समझना जरूरी है, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का भविष्य एक ऐसा लक्ष्य है जो कि हर एक माता पिता के जीवन में आता ही है। और सबसे ज्यादा सवाल हमारे पास जो आते हैं वो यही आते हैं, अपार्ट फ्रॉम रिटायरमेंट, कि बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठे कैसे करें। मतलब कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली सेट गोल्स जो हैं वो बच्चों की पढ़ाई का माना जाता है। और इसका एक फिक्स टेन्योर भी होता है कि बच्चे को 12वीं कब तक पास करनी है या उसके बाद जो हायर एजुकेशन के लिए कब तक पैसे चाहिए होंगे। तो फिक्स गोल्स में भी ये शामिल होता है। मैं सबसे पहले क्षितिज आपसे समझूं, हम तो बहुत सारे निवेश विकल्पों की बात करते हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए, पर आपकी नजर में जो इतने सारे निवेश विकल्प है बच्चों की पढ़ाई जैसे एक लॉन्ग टर्म गोल के लिए कौन से निवेश विकल्प सही रहते हैं? नमस्कार स्वाति, नमस्कार ऋषिकेश भाई, एंड ऑलवेज अ प्लेजर स्वाति। एंड बहुत ऐप टॉपिक आप हमेशा लेके आते हैं, एंड बिकॉज मेरी अपनी डॉटर है, ये टॉपिक बहुत क्लोज है। समझिए, हम हमेशा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, एंड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग की सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि ये अपने आप में एक बहुत ओपन एंडेड सॉल्यूशंस देता है आपको, एक्सेप्ट फॉर टैक्स सेवर जहां पे आपका लॉकिंग होता है। अदरवाइज 1 साल का ज्यादातर एग्जिट लोड होता है फंड्स में और लॉकिंग नहीं होता है। बट जहां पे कोई ऐसा गोल हो जिसमें आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हो, मान लीजिए आप घर लेना चाहते हैं, 1-2 साल आगे पीछे हो चलेगा, कोई फॉरेन ट्रिप करना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, पर जहां बच्चों की एजुकेशन का सवाल आ जाता है तो वो नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल गोल होता है। तो उसके लिए ऑब्वियसली हम हमेशा बात करते हैं कि आप आपकी इन्वेस्टमेंट्स को गोल के साथ अलाइन करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें भी अगर कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट्स अपॉर्चुनिटीज मिल जाए जहां पे कोई विकल्प ही नहीं हो कि पैसा निकाल सके, तो उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता है। तो वहां पे एक अपॉर्चुनिटीज, मतलब मैं चाहूंगा, जैसे मैंने, अगर आप मेरे से पूछते हैं तो मैंने अपनी डॉटर के लिए एक चिल्ड्रन फंड ले रखा है, जो एसबीआई म्यूचुअल फंड का है। मैंने गोल उसके लिए लाइन कर रखा है, एक सिप उसके लिए कर रखी है, जो मैं कर रहा हूँ, मेरी डॉटर नतालिया है उसके लिए मैं कर रहा हूँ। तो अगर आप बहुत डिसिप्लिन हैं और आपको लगता है कि आप किसी भी विकल्प में अपनी स्लिप ब्रेक नहीं करेंगे जो गोल लाइन है आपके बच्चे की एजुकेशन के लिए, तो आप कोई भी फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर कहीं पे ऐसा लग रहा है कि कि कोई ऐसी परिस्थिति अगर आए तो आप ऐसे फंड में इन्वेस्ट करें जो उसकी 18 साल की आयु तक आप उसे ब्रेक नहीं कर सके। तो आई थिंक वो विकल्प जिन फंड्स में है, एचडीएफसी के पास एक अच्छा ऑप्शन है, एसबीआई के पास अच्छा ऑप्शन है, हमें उन गोल्स के लिए हम ऐसे फंड्स में अपने इन्वेस्टमेंट को अलाइन करना चाहिए, ताकि ये चीज कॉम्प्रोमाइजेबल है। बिकॉज एक एज में उसको एजुकेशन चाहिए है और उसके लिए आप फंड इकट्ठा कर रहे हैं ताकि उस टेन्योर में वो फंड आपके पास इकट्ठा हो सके। बिल्कुल, क्योंकि चर्चा की शुरुआत ही हुई है म्यूचुअल फंड से, हम इक्विटी फंड्स की बात कर रहे हैं। जब एक लॉन्ग टर्म गोल्स की हम चर्चा करते हैं, उसको सेट करते हैं, ऋषिकेश, मतलब इक्विटी ही क्यों है सही? हम अभी दिखा भी रहे थे, बहुत सारे निवेश विकल्प हैं बच्चों के लिए जो बहुत ही पॉपुलर बच्चियों के लिए है। सुकन्या समृद्धि की हम बात करते हैं। कई जो पेरेंट्स हैं वो गोल्ड में पैसा डाल के रखते हैं। गोल्ड में तो हमने पिछले कुछ टाइम से अच्छी रैली भी देखी है, अच्छे रिटर्न भी बन रहे हैं गोल्ड के अलग अलग निवेश विकल्पों में भी। बच्चों के बहुत सारे इंश्योरेंस पॉलिसीज भी है और चिल्ड्रन स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड्स भी हैं, वो तो हैं ही, पर पीपीएफ बच्चों के लिए खोले जाते हैं। तो इन पूरे निवेश के विकल्पों में अगर हम लंबी अवधि की प्लानिंग की बात करते हैं बच्चों की पढ़ाई की, तो क्या इक्विटी ही सही है और इसके पीछे बड़े कारण क्या है? नमस्ते स्वाति जी, नमस्ते क्षितिज जी और सारे दर्शकों को नमस्ते।
तो सर्वप्रथम ये जानने की कोशिश करते हैं कि लक्ष्य क्या होना चाहिए। इक्विटी तो समाधान हुआ, लेकिन समस्या क्या है पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। समस्या ये है कि इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जिसे हम कहते हैं, महंगाई इंडिया में अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखा जाए तो 4% से 6% के बीच में होने की संभावना बहुत ज्यादा है। लेकिन इन्फ्लेशन में काफी सारे बास्केट्स होते हैं। उसमें एक बास्केट होती है, शिक्षा की बास्केट होती है। अब ये शिक्षा की बास्केट हमने 2001 से लेकर अब तक अगर देखें तो उसकी महंगाई किस हिसाब से बढ़ी है, अगर ये देखने की कोशिश की तो वो करीब करीब 8 से 9% के हिसाब से ग्रो हुई है। समझ लिए उदाहरण के तौर से 2010 में 2010 में अगर इंजीनियरिंग की कॉस्ट करीबन 1 लाख रुपए हुआ करती थी, उसी कॉलेज में इंजीनियरिंग की कॉस्ट आज की तारीख में होती है करीबन 2.5 से 3 लाख रुपए। ऑलमोस्ट 300% का इंक्रीज हुआ है कॉस्ट ऑफ एजुकेशन में। अगर उसको हम परसेंटेज में देखें तो 8 से 9% का इन्फ्लेशन आता है। ये हुआ इंडिया के अंदर का इन्फ्लेशन। आजकल देखा जाता है काफी सारे माता पिता काफी महत्वाकांक्षी होते हैं और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे अब्रॉड जाके पढ़े। अगर हम अब्रॉड का इन्फ्लेशन देखें वो करीबन 4-4.5% का आता है, और रुपी डिप्रिसिएशन देखें तो वो करीबन 4-4.5% का आता है। दोनों आंकड़े जुड़ा ले तो 9 से 10% का इन्फ्लेशन आता है अगर इंटरनेशनल एजुकेशन की हम सोच रहे हैं तो अभी ये साबित हो चुका है कि 8 से 10% का इन्फ्लेशन एप्लीकेबल है एजुकेशन पे। अगर 8 से 10% का इन्फ्लेशन एप्लीकेबल है एजुकेशन पे, तो आपने जो इन्वेस्ट किया है वो कम से कम 10% का रिटर्न देना चाहिए। अभी हमारे पास जो हमने ऑप्शंस देख लेते 4-5 ऑप्शंस और उनके रेट ऑफ रिटर्न्स क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि यूलिप, और यूलिप में करीबन 8 से 9% का रिटर्न आता है। वो 10% से नीचे है तो वो खारिज करना पड़ेगा। पीपीएफ का करीबन 7-8% का रिटर्न आता है, उसको भी खारिज करना पड़ेगा। गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे सुकन्या योजना है, उसका करीबन 8% का रिटर्न है, वो भी 10% से कम आता है। तो बचे हम गोल्ड और इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स की तरफ। तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स करीबन 14-15% का रिटर्न दे सकते हैं, तो उसमें निवेश करना चाहिए, ताकि 14-15% के अगर निवेश करते हैं तो हम सिर्फ इन्फ्लेशन को बीट नहीं करते, हम थोड़ा इंक्रीमेंटल पैसा भी कमा सकते हैं और एक कुशन तैयार कर सकते हैं। अगर इन्फ्लेशन आज की तारीख तक अगर 8-9% से बढ़ा है, आगे चल के 12% से बढ़ता है, तो हमने वो कुशन तैयार करके रखा है। इसलिए इक्विटी एक अच्छा सॉल्यूशन होता है। इक्विटी माना जाता है कि काफी रिस्की है, लेकिन इक्विटी का एक गुण धर्म है जो कहता है कि जितना समय आप इक्विटी में ज्यादा डालोगे उतना उसका रिस्क घटते जाता है। यहाँ तो समय हम 15 से 20 सालों का कर रहे हैं, तो उसका रिस्क काफी हद तक घट जाएगा और 14-15% रिटर्न बनने की गुंजाइश बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए इक्विटी में निवेश करना चाहिए। ओके, तो इक्विटी में निवेश के तमाम तर्क ऋषिकेश ने हमारे सामने रखे कि म्यूचुअल फंड यानी इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश क्यों है बेहतर। और काफी इंपॉर्टेंट रहा ये समझना कि आपको ये बस ये समझने की जरूरत है जो आप महंगाई का आंकड़ा है, महंगाई के आंकड़े को आपका जो भी निवेश विकल्प है वो बीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब महंगाई को मात देने में आपका पोर्टफोलियो सक्षम है कि नहीं है, ये समझना जरूरी है एक लंबी अवधि में। और लंबी अवधि में आप इतना रिस्क तो ले ही सकते हैं। इसमें समझने की बात जरूरी है क्षितिज, जब हम बच्चों की पढ़ाई की प्लानिंग करते हैं तो कितना जल्दी करना चाहिए? पेरेंट्स का सवाल यही होता है, क्या बच्चे के पैदा होने के दिन से हमें ये प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए, या बच्चा जिस दिन से स्कूल जाने की शुरुआत करता है उस दिन से प्लानिंग करनी चाहिए बच्चे की, या फिर बच्चा पैदा भी नहीं हुआ है उससे पहले ही, मतलब फैमिली प्लानिंग से ही पहले ही फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए? सही तरीका क्या हो? स्वाति, टोटली डिपेंड करता है एक इंडिविजुअल अप्रोच पे। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप फैमिली वे में हो तभी से आपको प्लानिंग करनी चाहिए। बात हंसने की है, बट आप और मैं सब जानते हैं कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जिसमें आप बिफोर पेरेंट्स एक फैमिली वे में जाते हैं उससे पहले वो रजिस्ट्रेशन कराना शुरू कर देते हैं। सो आई थिंक द वे थिंग्स आर, एंड मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ ऋषिकेश ने जैसे समझाया है कि जिस तरह से महंगाई दर है एजुकेशन का, आप जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना बेनिफिट है। एज सिंपल एज दैट, चाहे आप छोटे अमाउंट से शुरू करें और ईयर दर ईयर जब भी आपके पास एडिशनल कैपिटल आ रही है उसको इंक्रीज करते जाएं। तो बेस्ट फेज यही है, जब आप प्लानिंग करें, जब आप फैमिली वे में हो तभी से आप एक छोटा एलोकेशन अलग से एलोकेट करना शुरू कर दें।
अपने मंथली बेसिस पे, एंड साल भर दर साल उसको 10% से इंक्रीज करते जाएं, क्योंकि 10% या जो भी अमाउंट से आप इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि आप जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना ही बेटर कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको मिलेगा और उतना ही आप बेटर रहेंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल है, आप 2000 का अगर अगर आप एक नॉर्मल अमाउंट से शुरू करते हैं, सिर्फ शुरू करते हैं, और आप वो 18 ईयर्स के लिए करते हैं, मान लीजिए आप 18 ईयर्स के लिए आपने किया है, तो लगभग आपके पास 15% अगर कंपाउंड करता है तो लगभग कोई 22 लाख के आसपास की राशि इकट्ठी होगी। वही अगर आप पहले से शुरू करते हैं, 3 साल पहले से शुरू करते हैं और 21 ईयर्स तक करते हैं, तो वही राशि आपकी कोई 35.5 लाख के आसपास की होगी। सो 3 साल के गैप में, जिसमें अगर आप देखें कि आपने सिर्फ और सिर्फ 72,000 रुपीज कम दिए, आपका जो बेनिफिट मिला वो कितना ज्यादा बेनिफिट मिल गया। सो द अर्ली यू स्टार्ट बेटर इट इज फॉर यू। वंस एक बार आपने डिसाइड, एक बार आप फैमिली वे में आ गए हैं, आई थिंक तभी से आप शुरू करें। बट एक रिक्वेस्ट है मेरा, आप इसको स्टेप अप करते रहें। ये मत सोचिए आपने जो अमाउंट डिसाइड किया है उसी अमाउंट पर आप रहें। जब आपकी आय बढ़े, आप कुछ एलोकेशन इसमें भी इंक्रीज करें। बिल्कुल, ये आपने कुछ बताया, गणना बताई कि आखिरकार कब शुरुआत करनी चाहिए। और इसमें भी ऋषिकेश, जो कॉस्ट ऑफ डिले है वो काफी भारी पड़ जाती है। मतलब इट कॉस्ट यू मोर। मतलब आपको, अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं अपने बच्चे की पढ़ाई की, बच्चा आज से मानिए 12 साल के बाद, 13 साल के बाद अपने 12th पास करेगा या उसके बाद उसको हायर एजुकेशन जाना है, आप सोच रहे होंगे चलो ठीक है कोई नहीं, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद प्लानिंग कर लेंगे, अभी बच्चा तो प्राइमरी में ही पढ़ रहा है, जब आगे बढ़ेगा तब हायर एजुकेशन की सोची जाएगी। ये जो देरी है निवेश में, क्या ये वाकई भारी पड़ सकती है निवेशकों पर? मतलब जितना जल्दी हो, मतलब जो निवेश का जो सही समय है वो शायद कल निकल गया था, लेकिन अभी भी आपके पास आज है, तो अभी इसी वक्त से करें। जी स्वाति जी, जैसे क्षितिज जी ने कहा, कंपाउंडिंग जिसे 8वां अजूबा माना जाता है, कि कंपाउंडिंग का हमने काफी इस्तेमाल करना चाहिए। जिस दिन बच्चे, समझो एक उदाहरण के तौर पे बताता, 4 सज्जन है, सज्जन ए, बी और सी और डी। सबसे पहले सज्जन ए और बी की तरफ देखते हैं। सज्जन ए और बी के पास 10 लाख रुपए है, वो एक साथ लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो सज्जन ए ने जैसे ही बच्चा पैदा हो गया, दोनों को एक ही दिन बच्चा पैदा हुआ, सज्जन ए ने जिस दिन बच्चा पैदा हो गया 10 लाख का निवेश कर दिया। सज्जन बी बोले कि बहुत सारा टाइम बाकी है, 4-5 साल बीत जाने दो, उसके बाद में निवेश करता हूँ। तो उन्होंने 10 साल के बाद निवेश किया, 10 लाख रुपए की राशि निवेश की। अभी देखा जाए तो उन्होंने 10 लाख की राशि निवेश की और 10 साल लेट हो गए हैं। लेकिन सज्जन ए के पास 20 साल के बाद करीब करीब 1 करोड़ रुपए हो गए और बी के पास 30-31 लाख ही हो गए। तो आप देख रहे हो कि जस्ट बिकॉज 10 साल डिले करने के लिए उनको 70 लाख की राशि का नुकसान हुआ है। ये हुआ है क्यों? क्योंकि कंपाउंडिंग का इस्तेमाल नहीं किया जिस दिन उनका बच्चा पैदा हुआ था। तो जैसे क्षितिज जी ने कहा, जितना जल्दी आप चालू कर सकते हो बिल्कुल चालू करना चाहिए, और क्योंकि कंपाउंडिंग का इफेक्ट आता है। और अगर मान, बिल्कुल, ये तो आपने एक मुश्त निवेश की बात की। अगर हम लंबी अवधि में एसआईपी से निवेश करना चाहते हैं, आज से ही कोई शुरुआत करे, और मानिए कोई सोचता है कि 5 साल के बाद, 6 साल के बाद ये एसआईपी की शुरुआत करे, उसमें कितना फर्क पड़ जाता है? सिमिलर उदाहरण के तौर पर देखे जाए तो किसी ने समझो सज्जन सी और डी है, सज्जन सी ने चालू किया जैसे पैदा हुए और सज्जन डी ने 10 साल के बाद एसआईपी चालू की। तो सज्जन सी ने अगर एसआईपी पहले दिन से चालू की, समझो 10,000 की एसआईपी चालू की, तो उसकी रकम हो जाती है 1 करोड़ 20 साल के बाद, और डी की रकम हो जाती है 23 लाख। तो यहाँ पे करीबन 75-77 लाख का नुकसान हुआ है, क्योंकि तुमने 10 साल के बाद चालू किया। अगेन कंपाउंडिंग का इस्तेमाल नहीं किया। जैसे ए और सी ने कंपाउंडिंग का इस्तेमाल किया और 1 करोड़ की राशि पे पहुंच गए, बी और डी ने कंपाउंडिंग का इस्तेमाल नहीं किया और वो कम राशि पे पहुंचे, तो उनको काफी नुकसान हो सकता है 20 साल के अंत पे। बिल्कुल, तो पहले दिन का निवेश वर्सेस कॉस्ट ऑफ डिले, मतलब आप पहले दिन से निवेश करने की शुरुआत करते हैं अगेंस्ट समवन जो कि आज से 5 या 10 साल के बाद वही निवेश शुरू करते हैं, तो फाइनली उस मोमेंट तक, मतलब 20 साल अगर आप पूरे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो तब तक जो बाद में निवेश कर रहे हैं डेफिनेटली उसकी राशि थोड़ी कम ही होगी, अनलेस आप उस जो एसआईपी या फिर एक मुश्त निवेश को टाइमली बहुत एग्रेसिवली बढ़ाते चलें। तो आप दोनों तरीके अपना सकते हैं, लेकिन आपको सही समय पर सही शुरुआत करना बेहद जरूरी है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद समझना जरूरी है कि
एक नाबालिग के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश के विकल्प कैसे खुल सकते हैं? क्या बच्चे खुद से म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं? इस पर भी हमारी चर्चा खास रहेगी। बने रहिए हमारे साथ। आज हम बात कर रहे हैं बच्चों के फ्यूचर की। क्या आपके पास निवेश के विकल्प हो सकते हैं? इस पर खास चर्चा चल रही है। हमारे साथ क्षितिज महाजन है कंप्लीट सर्कल वेल्थ से, और आनंद राठी वेल्थ से ऋषिकेश पालवे से हमारी चल रही है खास चर्चा। ऋषिकेश, जो माइनर होते हैं, नाबालिग बच्चे होते हैं, उनके लिए निवेश के अनेकों विकल्पों में जो एक प्रोसीजर होता है वो कैसा रहता है, ये जरा समझाइए हमारे दर्शकों को। क्या डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, और जब वो मेजर हो जाते हैं, मतलब 18 साल के जब हो जाते हैं, तब ये प्रोसीजर कैसे बदलता है? कैसे ट्रांजिशन करना चाहिए फ्रॉम माइनर टू मेजर? जी स्वाति जी, सर्वप्रथम जानते हैं कि पात्रता क्या होती है, कि नाबालिग निवेश कर सकते हैं या नहीं कर सकते। नाबालिग बिल्कुल निवेश कर सकते हैं, लेकिन उनको निगरानी के नीचे निवेश करना पड़ता है। तो अभिभावक जो होते हैं, अभिभावक का डेफिनेशन ये होता है कि एक तो तुम्हारे खुद के माता पिता आपके अभिभावक हो सकते हैं, या फिर कोर्ट ने नियुक्त किए अभिभावक के निगरानी के नीचे आप निवेश कर सकते हैं। दूसरी बात आती है केवाईसी और डॉक्यूमेंटेशन क्या लगता है। उसके लिए एक जन्म का प्रमाण पत्र लगता है, उसके बाद संबंध का प्रमाण पत्र लगता है जो अभिभावक के साथ है, और तीसरी चीज एक बैंक अकाउंट होना बहुत जरूरी है। ये 3 चीजें बहुत जरूरी होती है केवाईसी के लिए। तीसरी चीज होती है कि पंजीकरण कैसे कर सकते हैं, और जिसको हम रजिस्ट्रेशन कहते हैं अंग्रेजी में। पंजीकरण जो होता है वो MF यूटिलिटी ऑनलाइन डिजिटल माध्यम है, जब वहां से आप कर सकते हो। एक बार आप 18 साल के हो जाते हो तो आपको अकाउंट क्लोज करके शिफ्ट करना होता है, जो अभिभावक ने करना होता है कि आपको अकाउंट क्लोज करके माइनर टू मेजर कन्वर्ट करना होता है। और एक बार आप 18 साल के हो जाते हो तो टैक्सेशन भी भरना पड़ता है। तो टैक्सेशन जब तक आप नाबालिग को 18 साल के होते नहीं हो तब तक आपको टैक्स नहीं भरना पड़ता, लेकिन आपके जो माता पिता हैं उनके टैक्स ब्रैकेट में आएगा। जो कोई गेन आता है वो माता पिता के गेन्स में ऐड होके उनके टैक्सेशन द्वारा करना पड़ेगा। एक बार आप बालिग हो जाते हो, 18 साल कंप्लीट कर जाते हो, तो टैक्स भी आपको खुद से पे करना होता है। तो ये 4-5 चीजें जो है रिक्वायरमेंट है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है अगर किसी नाबालिग को निवेश करना है तो। बिल्कुल, तो नाबालिग के निवेश में कुछ बातों का ध्यान रखें। क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़े, ये हमने ऋषिकेश से समझा। क्षितिज, आपने बिल्कुल शो की शुरुआत में कहा था कि आप अपनी बेटी के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। चिल्ड्रन ओरिएंटेड फंड काफी हैं जो कि स्पेसिफिकली बच्चों के लिए बनाए गए हैं। कैसे काम करते हैं चिल्ड्रन ओरिएंटेड फंड, और ये बाकी म्यूचुअल फंड से कितने अलग होते हैं? हम काफी चर्चा इस पर करते आए हैं, क्योंकि कई निवेशक हमसे जानते हैं कि हम एक चिल्ड्रन ओरिएंटेड फंड में ही क्यों निवेश करें, जबकि बाकी डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड भी है जिनसे सेम पर्पस सॉल्व हो सकता है। क्षितिज? स्वाति, सबसे अच्छी बात इन फंड्स की, जैसे मैंने आपको बताया, कि ये आपको डिसिप्लिन रखते हैं इन टर्म्स ऑफ योर इनपुट वैल्यू एंड इन टर्म्स ऑफ कि विड्रॉल नहीं होते हैं। क्योंकि ये फंड्स में एक कैवेट अटैच रहता है कि जब तक 18 साल का बच्चा नहीं होता है आप विड्रॉ नहीं कर सकते इन फंड्स को, अनलेस अगर कोई और इमरजेंसी नहीं हो, अदरवाइज आप नहीं निकाल सकते, ताकि ये अलाइन हो जाते हैं आपके गोल के साथ, बच्चों के गोल के साथ। दूसरा, इन फंड्स में बिकॉज लॉकिंग रहता है तो फंड मैनेजर के पास थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है अच्छा प्ले करने की। क्योंकि मैं 2 फंड्स की बात कर रहा हूँ आपसे, दोनों एक SBI का है, एक HDFC का है। दोनों की परफॉर्मेंस जो है इन लाइन विद व्हाट अदर फंड्स आर डूइंग, तो ऐसा नहीं है कि अलाइनमेंट नहीं है, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस नहीं है। तीसरा, अगर आप इन फंड्स का ओवरऑल कंस्ट्रक्ट देखें आप, तो ये डिफाइंड किए गए हैं चिल्ड्रन बेनिफिट्स के लिए डिफाइन किए गए हैं, ताकि ये जो आपकी प्लानिंग है अपने बच्चे को लेके स्पेसिफिकली उसको डिफाइन किए गए कि उनके साथ अलाइनमेंट करें। अभी हम जब भी बात करते हैं स्वाति आपके शो पे, हम हमेशा बात करते हैं, जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप कोई भी इन्वेस्टमेंट है उसे अलाइन करें किसी गोल के साथ। तो आप कोई स्पेसिफिक फ्लेक्सी कैप फंड या किसी और फंड को अलाइन करें, उससे अच्छा है कि आप इसी फंड को लेके आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा फंड आपको लेना है, आप अपने चाइल्ड गोल के साथ अलाइन करें, ताकि ये आपको लॉन्जिविटी दे उतनी जब तक ये आपको पैसों की जरूरत नहीं है, और साथ में डिसिप्लिन क्रिएट करे आपके लिए, ताकि अगर कभी पैसों की जरूरत पड़े तो आप कम से कम इस वाले गोल प्लान वाला जो पैसा है, जो चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए पैसा आपने रखा हुआ है, उसमें से मत निकले। वन लास्ट थिंग, ये जितने भी हम फंड्स की बात कर रहे हैं ये सारे इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स हैं।
आपके, बट ज्यादातर फंड्स में 20-25% फिक्स इनकम का एलोकेशन भी है, जो हेल्प करता है उनको पोर्टफोलियो को स्टेबलाइज करने में और कुछ पाउडर ड्राई रखने में, जब भी अपॉर्चुनिटी आती है वो इक्विटी में बाय कर सके। सो आई थिंक एक बहुत डिसिप्लिन अप्रोच आ जाती है इनके साथ जब आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे मैं जानता हूँ किसी को पैसों की जरूरत पड़ी है पीछे इन्वेस्टमेंट्स में, सो कम वॉट में उनको ये फंड नहीं टच करना पड़ा, बिकॉज इसमें ऑप्शन ही नहीं था टच करने का, आपने उसको कंटिन्यू किया। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल है किसी भी पेरेंट की लाइफ में। हर पेरेंट चाहता है कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज वो जो कर रहे हैं, या हमारे पेरेंट्स हैं या किसी के, या आज हम हैं, कि वो सबसे इंपॉर्टेंट कि अपने बच्चों के करियर को स्टेबलाइज करें, उनकी प्लानिंग करें सबसे पहले। बाकी गोल्स आपके बैकफुट पे होते हैं जब ये गोल सबसे आगे होता है या पीछे होते हैं। तो ये फंड एक डिसिप्लिन क्रिएट करते हैं आपको वो गोल को अचीव करने के लिए। बिल्कुल। तो ये चिल्ड्रन ओरिएंटेड जो फंड है, जैसा क्षितिज ने बताया भी, एक डिसिप्लिन लाने का काम भी करते हैं। मतलब आपने एक तरीके से एक फंड को अलॉट करना है। जो पसंदीदा फंड क्षितिज के, SBI मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड और HDFC चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड, उनके पसंदीदा फंड का जिक्र भी किया, जो पर्सनली भी अपने बच्चों के लिए यूज करते हैं। तो आप कुछ पोर्टफोलियो बना भी सकते हैं जिससे एक डिसिप्लिन रहे आपके बच्चों की पढ़ाई के इस गोल में। तो हमने चर्चा की बच्चों की पढ़ाई के ऊपर, बच्चों के फ्यूचर को लेकर क्या क्या विकल्प हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी ऋषिकेश और क्षितिज, आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।